हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। एसिटाइल को एंजाइम ए का पायरुविक एसिड से बनना किसका परिणाम है? ए अपचयन, बी निर्जलीकरण, सी डिफॉस्फोराइलेशन, डी ऑक्सीडेटिव, डी कार्बोक्सिलेशन। तो यहाँ पर हमें बताना है कि जो पायरुविक अम्ल या एसिटाइल को एंजाइम किस का परिणाम होता है। तो यहाँ हमारी मुख्य मुख्य अवधारणा होगी कि पायरुविक अम्ल किस प्रक्रिया प्रक्रिया के परिणाम परिणाम स्वरूप बनता है बनता है। तो वह कौन सी प्रक्रिया होती है जिसके परिणाम स्वरूप हमें पायरुविक अम्ल प्राप्त होता है? तो जब ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया होती है, ग्लाइकोलाइसिस लाइसिस की प्रक्रिया होती है, तो इस ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया में जो ग्लूकोज होता है, इस ग्लूकोज का ऑक्सीजन की उपस्थिति में यह पायरुविक अम्ल में बदल जाता है, पायरुविक अम्ल में बदल जाता है बदल जाता है। तथा जो यह पायरुविक अम्ल होता है, पायरुविक अम्ल होता है, यह पायरुविक अम्ल को एंजाइम ए की उपस्थिति में तथा NAD प्लस की उपस्थिति में NAD प्लस की उपस्थिति में यह एसिटाइल को एंजाइम एसिटाइल को एंजाइम ए में बदल जाता है तथा यहाँ पर CO2 गैस मुक्त होती है। साथ ही यहाँ NADH प्लस NADH तथा H प्लस का निर्माण होता है, H प्लस का निर्माण होता है। तो तथा यह जो प्रक्रिया होती है, यह पायरुवेट पायरुवेट डी हाइड्रोजिनेज जिनेज की की मौजूदगी में संपन्न होती है तथा यहाँ पर Mg+2 भी उपस्थित होता है। तथा जो यह प्रक्रिया होती है, इस प्रक्रिया में दो कार्बन के समूह मुक्त होते हैं। इसमें दो कार्बन के समूह होते हैं जो कार्बोक्सिलिक होते हैं, COOH COOH। तो यहाँ पर जो यह समूह होते हैं, इन समूहों से एक से एक से CO2 मुक्त होती है, अर्थात एक कार्बन मुक्त होता है तथा यहाँ पर जो ये दूसरा कार्बन होता है, इससे एसिटाइल इससे एसिटाइल को एंजाइम ए का निर्माण होता है। एसिटाइल एसिटाइल को एंजाइम ए का यहाँ पर निर्माण होता है। तो यहाँ पर यह जो दोनों कार्बन है, यह CO2 तथा एसिटाइल को एंजाइम के रूप में मुक्त होते हैं, तो इसको हम डेकार्बोक्सिलेशन भी कहते हैं। तथा यहाँ पर इसका ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीकरण भी होता है। तो यहाँ पर हमारे पास प्रश्न था कि एसिटाइल को एंजाइम ए का पायरुविक एसिड से बनना, अर्थात इस पायरुविक एसिड से एसिटाइल को एंजाइम का बनना किसका परिणाम है? तो हमारे पास ए था अपचयन, तो यहाँ पर अपचयन नहीं होता है। बी था निर्जलीकरण, तो यहाँ पर जल की हानि भी नहीं होती है। डी था डिफॉस्फोराइलेशन, तो यहाँ पर डिफॉस्फोराइलेशन की प्रक्रिया भी नहीं हो रही है। और हमारे पास डी था ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन, तो ऑक्सीडेटिव अर्थात यहाँ ऑक्सीकरण भी हो रहा है क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन की उपस्थिति में यह प्रक्रिया हो रही है। और डिकार्बोक्सिलेशन, तो यहाँ पर कार्बन भी मुक्त हो रहे हैं CO2 तथा एसिटाइल कोएंजाइम के रूप में। तो हमारा उत्तर होगा उत्तर डी। तो यह हमारा प्रमुख प्रमुख सिद्धांत प्रमुख सिद्धांत होगा कि ग्लाइकोलाइसिस ग्लाइकोलाइसिस क्रेब्स चक्र से जुड़कर ऊर्जा
मुक्त करती है, करती है। तो आशा है कि आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।